नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि है 2022 का, यानी कि 2022 का। और इसी तरह से हम यहाँ पर हर एक सैंपल पेपर लेंगे और हर एक साल का हम यहाँ पर सैंपल पेपर लेंगे, ओल्ड पेपर्स यानी कि लेंगे, और इस साल का जो हमारा सैंपल पेपर आया है उसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपना जो फर्स्ट यानी कि पहला प्रश्न है उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा एक अपठित गद्यांश था और जो 15 नंबर का हमारा एक प्रश्न है। तो इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसके उत्तर हमने यहाँ पर किए। और साथ ही आप देखेंगे इसको, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने इसको ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि देखिए आपका एक नंबर जो है, एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है। तो आपने अच्छे से ध्यान पूर्वक समझना है और बिल्कुल अपनी समझ से उसका आंसर आपने देना है। कई बार आपको एज इट इज आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन कई बार आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा। आपने खुद से आंसर बनाना होगा, खुद से आंसर लिखना होगा। तो फिर आपको ध्यान पूर्वक समझ कर ही आंसर देना है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न यानी कि जो कि हमारा एक निबंध था, इस पर हमने यहाँ पर अच्छे से जो है डिस्कशन किया था कि किस तरह से आप इस 10 नंबर के, जो आपका 10 नंबर का ये प्रश्न है निबंध का, इसको आप अटेंड करेंगे। ठीक है, तो 4 मैंने जैसे आपको बताया, अगर हम 4 यहाँ पर सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हैं तो हम लगभग 16 टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है हो जाएगा कि किस तरह से आपने लिखना है। और उस टाइम पे आपको बहुत सारा ध्यान उस पर नहीं देना होगा, बहुत सारा समय आपको उस पर नहीं देना होगा। आप बिल्कुल वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको तुरंत समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, यानी कि अगर आपको 10 नंबर का है तो आपको 10 पेज भरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा सटीक आंसर लिखें, हेडिंग लिखें, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखें, तो आप 5-6 पेजों में भी 10 नंबर के आंसर को अच्छा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फिर उसके बाद जो हमारे व्याकरण से जुड़े हुए ये आपके 5 नंबर थे। अब देखिए, व्याकरण से जुड़े हुए जो ये 5 नंबर आपके हैं, ये आपको किस तरह से आप पूरे 5 के 5 जो है नंबर यहाँ पर लेकर आएंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कैसे आप 5 में से 5 नंबर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा आसान आपके ये सारे प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले समाचार पत्र के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था। फीचर किसे कहते हैं, ठीक है। जनसंचार का प्रिंट माध्यम क्या है। अब देखिए, जो आपकी 12th क्लास में है जनसंचार का प्रिंट माध्यम, वो है, ये आपके सिलेबस में प्रिंट माध्यम ही यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जनसंचार का प्रिंट माध्यम यहाँ पर दिया गया है, बाकी चीजें नहीं दी गई हैं। और उसके बाद देखिए टेलीविजन, जनसंचार का जो माध्यम है टेलीविजन, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। समाचार पत्र में संपादक के विचार किसे कहे जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बताया कि आपको आलेख लिखना है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। और केवल इस 5 नंबर के प्रश्नों को आज हम एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि जो यही सारी चीजें हमारे नेक्स्ट पेपर में भी, यानी कि जो हम अगला अपना पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी हमारी आने वाली है, यानी कि उसमें भी आपको 5 नंबर के प्रश्न होंगे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इनसे बिल्कुल अलग होंगे। और ये सब चीजें केवल और केवल आपके हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर एक बार आपके हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आपका संचार दिया गया है, जनसंचार दिया गया है, आलेख दिया गया है, फीचर दिया गया है, समाचार पत्र दिया गया है, संपादन दिया गया है, तो उन सभी टॉपिक्स पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। और उसके बाद उसको थोड़ा सा आप चाहें तो साथ के साथ नोट डाउन भी कर लें जो जरूरी चीजें हैं। और फिर उसके बाद हम अपने
आप इस पेपर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पेपर को सॉल्व करने का हमारा यहाँ पर एक मोटिव ही यही है, एक हमारा इस पेपर को सॉल्व करने का यही एक यहाँ पर रीजन है कि आपके जो भी डाउट्स अभी तक रह रहे हों, आपके पेपर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स हम यहाँ पर एक एक करके क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर आपके कुछ जो डाउट्स हैं, जैसे जो 1 नंबर के केवल प्रश्न है, जैसे हमने यहाँ पर संपादकीय के लिए जो संपादक से जुड़ा हुआ प्रश्न था, संपादकीय लेखन, तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। और लेकिन ये हमेशा हर साल आप देखेंगे कि लास्ट 10 इयर्स के भी आप एग्जाम के जो पेपर हैं उनको उठाकर देख लेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि संपादकीय से जुड़ा हुआ आपका एक प्रश्न जो है हमेशा ही आया हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे ही इग्नोर करेंगे तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर आप बिना किसी से कुछ कहे आप इसमें ला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर संपादकीय, जैसे हमने कहा था कि संपादकीय किसे कहा जाता है, वहां पर हमने बताया था कि न्यूज़पेपर समाचार पत्र में जो संपादक द्वारा लिखा गया जो पत्र होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो संपादकीय लेखन। देखिए ठीक है, तो इसमें संपादकीय लेखन में आपका पहला जो प्रश्न है वो है संपादकीय का क्या महत्व है। ठीक है, आगे भी आपके इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहला है संपादकीय का क्या महत्व है। अब देखिए, संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है। जो संपादक होता है किसी भी समाचार पत्र का, वो क्या करता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है पीछे वाला, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि एक न्यूज़पेपर में जो बीच में, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट पेज होता है उसके ऊपर लिखा रहता है संपादकीय। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, संपादकीय। तो उस पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है। इस पृष्ठ के आधार पर संपादक का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। ठीक है, वह अपने संपादकीय लेखों में संपादक युगबोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करता है और साथ ही समाज की विभिन्न बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। आपने देखा होगा, और बच्चों के लिए खास तौर पर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेज होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और अक्सर हम उसको नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम जो रंगीन पेज होते हैं, यानी कि जिसमें हमें फिल्म जगत के बारे में दिया है, जिसमें हमें खेल जगत के बारे में दिया है, जिसमें हमें देश विदेश के बारे में दिया है, या जिसमें हमें जो हमारा फ्रंट पेज है जिसमें हमारे आसपास के बारे में दिया गया है, उसी को केवल हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जो बीच के पेजेस होते हैं, जैसे मैंने कहा, जिस पर संपादकीय लिखा होता है, जो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट पेज होते हैं, उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। और जबकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये बच्चों के लिए है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपको अपडेट रहना है, अगर आपको समाज में चल रही चीजों के बारे में, विभिन्न जो बातें हैं, विभिन्न जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में समाज की राय, लोगों की राय, या लोगों का ध्यान आकर्षित जो करने वाली बातें होती हैं वो उसमें लिखी होती हैं, तो उसको आपने जरूर पढ़ना चाहिए। जो पेज है संपादकीय, देखिए संपादकीय पृष्ठों से उसकी साधना और कर्मठता की झलक आती है। वस्तुतः संपादकीय पृष्ठ की अंतर आत्मा है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो किसी भी समाचार पत्र की अंतर आत्मा होती है, यानी कि पूरे समाचार पत्र में जो जरूरी खबरें हैं उनका जो निचोड़ होता है, उनके बारे में जो राय होती है, उनके बारे में जो एक सच होता है, वो संपादकीय में आपको दिखेगा, और वह उसकी अंतर आत्मा की आवाज होती है। इसीलिए कोई भी बड़ा समाचार पत्र बिना संपादकीय पृष्ठ के नहीं निकलता। कोई भी जो बड़ा समाचार पत्र होता है वो बिना संपादकीय पृष्ठ के नहीं निकलता। आपने देखा होगा जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उसमें हमारा संपादकीय पृष्ठ जो है वो जरूर होता है। तो यही महत्व है कि जो संपादकीय पृष्ठ जो है उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो भी है कि किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है। अब देखिए कई बार इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि जो संपादकीय है वो किन किन विषयों पर लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आपका ज्यादातर ये होता है
तो जिन विषयों पर संपादकीय लिखे जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। देखिए, समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है, दिशा निर्देशात्मक विषयों पर लिखा जाता है, संकेतात्मक लिखा जाता है, दायित्व बोध और नैतिकता की भावना से परिपूर्ण संपादकीय लिखा जाता है, व्याख्यात्मक संपादकीय लिखा जाता है, आलोचनात्मक संपादकीय लिखा जाता है, समस्या संपादकीय लिखा जाता है, साहित्यिक संपादकीय लिखा जाता है, सांस्कृतिक संपादकीय लिखा जाता है, खेल से संबंधित संपादकीय लिखा जाता है और राजनीतिक संपादकीय लिखे जाते हैं। यानी कि जो आपका संपादकीय टॉपिक है ये लगभग हर चीज से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर कहीं पर आपको दिशा निर्देशात्मक कोई बात बताई गई है तो उस पर लिखा जाता है, दायित्व बोध से जुड़े और नैतिकता से जुड़ी हुई भावना पर लिखा जाता है, आलोचना अगर किसी चीज की करनी है तो आलोचनात्मक संपादकीय भी लिखा जाता है, समस्या से जुड़ा हुआ अगर किसी देश की कोई बड़ी समस्या से जुड़ी हुई बात है तो उस पर लिखा जाता है, साहित्य से जुड़ी हुई, कला साहित्य संस्कृति से जुड़ी, खेल से जुड़ी कोई बात है तो उस पर लिखा जाता है, और राजनीतिक तो आप देखते ही हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर तो अक्सर ही संपादकीय लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर संपादकीय जो हमारा टॉपिक है वो लिखा जाता है। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे सबसे जो मेन चीज है, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपादकीय का क्या अर्थ होता है या संपादकीय किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न केवल 1 नंबर में आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें से केवल आपने बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी, आपने जरूरी बातें जैसे आप लिखेंगे संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। ठीक है, जो संपादकीय प्रश्न होता है उसमें उसका सामान्य अर्थ होता है कि समाचार पत्र का जो संपादक है उसके जो अपने विचार है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रत्येक समाचार पत्र में प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर जो संपादक होता है अपने विचारों को व्यक्त करता है। ज्वलंत विषयों यानी कि जो आजकल ट्रेंड में है, जो चल रहे हैं, जो आजकल जो मुद्दा चल रहा है, जिस बात पर भी बहस, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, संस्कृति से रिलेटेड हो, राजनीति से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन पर संपादकीय लिखा जाता है, तो इनमें से किसी भी टॉपिक पर जो आजकल जो भी मुद्दा चल रहा है, जो भी बातचीत चल रही है, जो भी टॉपिक चल रहा है, तो उस पर अपने विचार वो व्यक्त करता है। जो प्रतिदिन के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर वो अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो संपादकीय लेख होता है ना, कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि वो पूरे समाचार पत्रों की जो नीति है, जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, उसको प्रस्तुत करता है। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है, अतः संपादक को चाहिए कि वो इसमें संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करे। यानी कि अगर देखिए इस पे कुछ हो जाता है, कोई बात हो जाती है कि कोई ऑब्जेक्शन आपका उठाता है यहाँ पर, तो इसके लिए पूरी तरह से संपादक जिम्मेदार रहता है। और क्योंकि यहाँ पर ये संपादक के ही विचार होते हैं, ये संपादक के द्वारा ही प्रस्तुत की गई विचारधारा होती है, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार संपादक होता है। और संपादकीय में किसी भी घटना पर, अब देखिए, इसलिए उनको चाहिए कि यहाँ पर वो जो भी टिप्पणियां करे किसी भी टॉपिक पर, वो चाहे जैसे हमने कहा आलोचनात्मक लेख यदि वो लिख रहा है या यदि पॉजिटिव लिख रहा है या नेगेटिव लिख रहा है, जैसे भी वो लिख रहा है, तो उसको एक संतुलित, एक बैलेंस अपनी टिप्पणियां वहां पर प्रस्तुत करनी चाहिए, एक बैलेंस अपने विचार रखने चाहिए, ना तो बहुत ही ज्यादा आलोचनात्मक होने चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरे होने चाहिए या बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, एक बैलेंस विचारधारा होनी चाहिए। तो देखिए अगला है यहाँ पर बात क्या बताई गई है कि संपादकीय में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है। अब देखिए ज्यादातर यही होता है,
आप देखेंगे जो संपादकीय टॉपिक होता है वो इसीलिए जरूरी होता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी घटनाएं, जो आपके लेटेस्ट जो मुद्दे चल रहे हैं, जो भी ट्रेंड में मुद्दे चल रहे हैं, उन पर क्या होती है, यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है। किसी भी घटना पर यहाँ पर प्रतिक्रिया हो सकती है, तो किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी घटना पर प्रवृत्ति होती है या किसी विषय पर अपने विचार होते हैं, और किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, तो किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो संपादकीय है वो ये सारे काम करता है। संपादकीय का मुख्य अर्थ जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो आपका 1 नंबर का देखिए प्रश्न है, लेकिन आपको पढ़नी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आपका यहाँ पर बनकर आ जाता है। तो अभी तक देखिए संपादकीय से रिलेटेड ही हमने 3 प्रश्न पढ़ लिए। पहला हमने यहाँ पर जैसे अभी लास्ट जो हमने देखा वो था संपादकीय का अर्थ। उससे पहले हमने किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है, और उससे पहले संपादकीय का क्या महत्व है, संपादकीय लेखन का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें दी गई है। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है अगला इस पार्ट से रिलेटेड, इसमें कहा गया है कि अच्छे संपादकीय में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए लास्ट सेशन में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें बताया था कि एक अच्छे समाचार पत्र में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे समाचार पत्र में, तो यहाँ पर हमें संपादकीय के गुणों के बारे में बताया है। ठीक है, कि संपादकीय, कई बार इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है कि एक अच्छे संपादकीय में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए एक अच्छे संपादकीय में अपेक्षित गुण होने अनिवार्य है। कौन कौन से अपेक्षित गुण हैं आप जरा सा देखिए, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। संपादकीय लेख की शैली प्रभावोत्पादक, यानी कि प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। जब आप संपादन को पढ़ते हैं तो उसमें लोगों पर वो प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और साथ ही सजीव होनी चाहिए। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ लिखा गया है, इसमें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। चुटीलेपन से भी लेख अपेक्षाकृत आकर्षित बन जाता है। आपने देखा होगा कि किसी बात को व्यंग्यात्मक शैली में कहने पर, ठीक है, कहते ना चुटकी ले रहा है, ये मेरा मजाक बना रहा है, यानी कि मेरी चुटकी ले रहा है, मेरी फिरकी ले रहा है, तो इस अंदाज में भी, यानी कि चुटीले अंदाज से भी लेख जो है अपेक्षाकृत आकर्षक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, संपादक की प्रत्येक बात में बेबाकीपन हो, ऐसा ना हो कि वो डर कर लिख रहा है या किसी बात को वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो बात संपादक लिख रहा है उसमें बेबाकीपन होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर के लिख रहा है या कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए ढुलमुल शैली अथवा हर बात को सही ठहराना, अंत में कुछ न कहना, ये संपादकीय दोष माने जाते हैं। ठीक है, ढुलमुल शैली यानी कि तोड़ मरोड़ कर बातें कहना, और सही हर बात को सही ठहराना, यानी कि किसी भी बात पर आलोचना ना करना, किसी बात पर टिप्पणी ना करना, किसी बात पर अपने विचार न रखना सही या गलत, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा यदि होता है, यानी कि अगर ढुलमुल शैली होती है, यानी कि सही तरीका नहीं होता है लिखने का, और हर बात को सही ठहराया जाता है, और अंत में कुछ नहीं कहा जाता, यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जाता, तो ये एक संपादकीय दोष माने जाते हैं। यानी कि इस तरह की चीजें संपादकीय में नहीं होनी चाहिए। तो अतः एक संपादक को इनसे बचना चाहिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न यहाँ पर हमने संपादकीय, हमारा जो टॉपिक है उससे हमने पढ़ा। तो एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए, संपादकीय का क्या अर्थ होता है, संपादकीय किस किस विषय पर लिखा जाता है, और संपादकीय का क्या महत्व होता है। 4 प्रश्न हमने यहाँ पर संपादकीय टॉपिक पर अपने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इन चारों में से आपका केवल 1 या 2 प्रश्न ही आपके आते हैं, लेकिन कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। अभी देखिए अगला हमारा टॉपिक है फीचर।
आपने देखा होगा आपको प्रश्न आता है कि इस टॉपिक पर फीचर लिखिए। अब देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं है फीचर होता क्या है, फीचर की आवश्यकता होती क्यों है, फीचर क्यों लिखा जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे फीचर, कैसे आप बता पाएंगे कि आप 150 शब्दों में एक फीचर लिख लेंगे। ठीक है, तो फीचर किसे कहते हैं, ज्यादातर आपका ये प्रश्न आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे कि फीचर जो है वो पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। ठीक है, फीचर क्या है, ये पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। भले ही समाचार पत्रों में समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है, लेकिन समाचार पत्र किसी प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार समाचार नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर बताया कि जो फीचर होता है ये पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। भले ही हमें समाचार पत्रों में समाचारों की जो प्रमुखता हो, जो समाचार पत्र होते हैं उनमें क्या होता है, समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर जो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे समाचार होते हैं, लेकिन एक समाचार की प्रसिद्धि, एक समाचार पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार समाचार नहीं होता कि कोई भी समाचार पत्र जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है और बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छा है। ऐसा प्रसिद्धि जो होती है उसकी, उसका जो मेन आधार है वो कभी भी समाचार नहीं होता, बल्कि उसमें प्रकाशित ऐसी सामग्री होती है जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों से और परिवेश से संबंधित होता है, प्रत्य यह जीवन की विवेचना भी करती है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे रोज रोज आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सारी चीजें, सारे समाचार देख रहे हैं, तो अब देखिए इसके ये सारी चीजें आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगी, हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप जो क्या यहाँ पर बताया कि ऐसा समाचार पत्र होना चाहिए कि ऐसा ही समाचार पत्र प्रसिद्ध होता है जिसमें जीवन की परिस्थितियों और परिवेश से संबंधित भी चीजें होती हैं और जीवन की विवेचना भी वो करता है, और समाचारों के अतिरिक्त उसमें मुख्य रूप से जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए संपादकीय एवं जीवनगत यथार्थ की भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए फीचर लेखों की उपयोगिता असंदिग्ध है। ठीक है, कि अगर आपको जैसे हमने कहा कि जीवन की जो नैतिक व्याख्या अगर करनी है तो उसके लिए संपादकीय एवं जीवनगत यथार्थ की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए फीचर जो लेख हैं, फीचर लेख, ठीक है, फीचर लेखन की उपयोगिता असंदिग्ध है, यानी कि इस पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि फीचर हमें क्यों नहीं लिखना चाहिए। तो इसीलिए हमारे फीचर की आवश्यकता है कि वो जीवन के नैतिक मूल्यों की या जीवन की नैतिक व्याख्या करे और एक तरह से जीवन की विवेचना करे और इसके अतिरिक्त जीवन की परिस्थितियों और परिवेश के बारे में जो है बताए लोगों को। तो इस तरह से फीचर लेखन की आवश्यकता क्यों है, ये भी आपका प्रश्न है, और ये भी आप 1 नंबर में इसको पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जरूरी चीजें आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहें। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, फीचर लेखन गौण है, यह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्कंठता को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आंकलन करता है। इस प्रकार फीचर में सामयिक और तथ्यों का यथेष्ट समावेश होता है और साथ ही अतीत की घटनाओं और भविष्य की संभावना से भी यह जुड़ा रहता है। समय की धड़कनें इनमें गूंजती हैं और इस विषय पर हिंदी और अन्य भाषाओं के अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं और मतों को दृष्टिगत रखने के उपरांत हमें कहा जा सकता, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप। अब देखिए क्या है फीचर की परिभाषा, किसी भी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो, जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा
अभिव्यक्त किया गया हो उसे फीचर कहा जाता है। ठीक है, फीचर की उपयोगिता यहाँ पर बताई थी और फीचर की परिभाषा हमने क्लियर कर दी। तो यहाँ पर अगर आपको केवल फीचर किसे कहते हैं ये शब्द, ये प्रश्न आपका आता है, तो आप केवल यदि इतना भी अगर अच्छे से लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है नंबर आपको मिलेंगे। क्या लिखना है? किसी स्थान, किसी परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप, शब्दबद्ध यानी कि जो शब्दों से बंधा हुआ, शब्दबद्ध रूप, और जो भावनात्मक रूप संवेदना से परिपूर्ण हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो और जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फीचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फीचर। और देखिए यहाँ पर आगे फिर आप बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बताया कि फीचर एक लेखन एक गौण है, यह माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता और उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की सभी प्रवृत्तियों का आंकलन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको आप जरूरी पॉइंट्स के तौर पर नोट करते रहें, क्योंकि 1 नंबर का आपका ये प्रश्न आना है, लेकिन केवल अगर आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी आपको वो 1 नंबर प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखिए, क्योंकि ये आपके व्याकरण का पार्ट है, इसीलिए ये सारा आज मैंने एक सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर आपको बता दिया है, ताकि जो नेक्स्ट भी हम अगला जो हम प्रश्न पत्र भी अगर हम सॉल्व करें तो उसमें भी हम इसमें से आंसर जो है ढूंढ सके, क्योंकि हर एक प्रश्न पत्र में टॉपिक सेम होता है लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने टीचर के बारे में पढ़ा, फीचर के महत्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानते हैं फीचर की विशेषताएं। जो एक फीचर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखिए, जो फीचर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। फीचर लेखन के जो विभिन्न पक्षों की रचना से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले फीचर के बारे में जान लेना आवश्यक है। देखिए, अपनी विशेषताओं के कारण, देखिए ये जो होता है, हमने कहा एक फीचर समाचार, निबंध या लेख जैसी विधाओं से भिन्न अपनी पहचान बनाता है, और एक अच्छे फीचर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे हमने कहा कि वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और वो व्याख्यात्मक रूप से लिखा होना चाहिए, भावनाओं, एक तरह से भावना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपका वहां पर बहुत सारी चीजें, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको एक निबंध शैली में नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको पढ़ सके, समझ सके, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये केवल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आप लिखें कि फीचर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, भाषा सरल और सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें भावनाओं का भी एक तरह से जो भावनाएं हैं उनका भी समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये एक फीचर की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई, यानी कि फीचर से रिलेटेड भी आपको ये टॉपिक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो अगला आता है टॉपिक, वो आता है आलेख। आपने देखा होगा कि आपको किसी भी टॉपिक पर एक आलेख लिखने को दिया जाता है, और अब यहाँ पर हम बताते हैं पहले आलेख होता क्या है। ठीक है, आपको लिखने के लिए आता है आलेख 150 वर्ड्स में, 150 शब्दों में आलेख लिखिए किसी भी टॉपिक पर, जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आलेख के विषय में जानेंगे। पहले आलेख के विषय में बताइए। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप है। आलेख जो है वो वास्तव में एक लेख जो होता है उसी का प्रतिरूप है, और यह आकार में किसी लेख से बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर जो आप लेख लिखते हैं, आलेख जो है उसका ही वास्तव में एक बड़ा रूप है, प्रतिरूप होता है, लेकिन वो उससे क्या होता है, बड़ा होता है। और कई लोग इसे निबंध के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, कई लोग इसे निबंध भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर अगर आप आलेख लिखते हैं तो इसको कई लोग कहते हैं निबंध भी कह देते हैं।
और लेख में सामान्यतः किसी एक विषय पर संबंधित विचार होते हैं। ठीक है, जब आप लेख लिखते हैं तो वो किसी टॉपिक पर से जुड़े हुए क्या होते हैं, विचार होते हैं, जबकि आलेख में आ उपसर्ग लग जाता है। अब देखिए जैसे हमने कहा लेख, ठीक है, लेख में हम आ जो है उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ लेख। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं ना आपने, जो कि यह स्पष्ट करता है कि आलेख जो है आपका सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जहां आ आपका उपसर्ग लग गया, इसका अर्थ है कि वो संपूर्ण होना चाहिए। और आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। एक नंबर में आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये आलेख है। और अब आपने आलेख कैसे लिखना है किसी एक टॉपिक पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए सार्थक आलेख, यानी कि अगर आप एक अच्छा आलेख लिख रहे हैं, अगर आपको ये चीजें पता चल गई ना केवल, तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाए तो आप आसानी से उस टॉपिक पर एक आलेख लिख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एक सार्थक, सार्थक यानी कि अच्छा या अच्छे, ठीक है, एक अच्छा आलेख के गुण बताइए। कोई अच्छा आलेख जो आप लिखते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो सबसे पहले नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। ठीक है, जिज्ञासाशील होना चाहिए, विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण होने चाहिए, भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी भी आलेख की जो भाषा है सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। और जो एक बात है कि एक ही बात पुनः पुनः नहीं लिखी होनी चाहिए, कि एक ही बात को आप बार बार लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्लेषण शैली, यानी कि जिस टॉपिक पर आप आलेख लिख रहे हैं तो ऐसा आप डायरेक्ट ना लिखें कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आप उसका कुछ विश्लेषण भी करें। ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इतने बजे हुआ, ये हुआ ये हुआ। ठीक है, पूरा विश्लेषणात्मक शैली भी होनी चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। जो आलेख होते हैं वो हमेशा ज्वलंत मुद्दों, ज्वलंत मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अभी चल रहे हो, ठीक है, जो अभी चल रहे हैं मुद्दे उन पर, और जो महत्वपूर्ण विषय हैं या महत्वपूर्ण चरित्र जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताऊंगी कि किस तरह से हम आलेख लिखेंगे। ठीक है, और आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। यानी कि जिस टॉपिक पर आप आलेख लिख रहे हैं उससे रिलेटेड सभी बातों का पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, और उदाहरण है भारतीय क्रिकेट के सरताज सचिन तेंदुलकर। इन पर आपने आलेख लिखना है 150 शब्दों में। तो ये आज का आपका होमवर्क है, जरा आप इस आलेख को लिख कर आए, और फिर हम मैच करेंगे कि कितना कुछ आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, और आपने क्या कुछ चीजें सीखी हैं आज यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण में अपने इन टॉपिक से। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।